मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। स्थिति कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से, कैसे हम विरोध करते? क्या बात करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आई डिजायर पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके पिछले कुछ समय से आप काफी सुर्खियों में है और आप आए दिन न्यूज में उसको सुन रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को एक नई चुनौती भी दे रहा है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा और कुछ राज्यों की स्थानीय भाषाओं के बीच बढ़ते हुए विवादों को लेकर। खासतौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों और स्थानीय लोगों के बीच में तनाव खबरें सामने आ रही है और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या वो नई बात है या इसके पीछे इतिहास की गहरी जड़ें भी छुपी हुई हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा कोई हल निकलने वाला है या यूं ही ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा? तो चलिए इन सब बातों पर वीडियो में हम बात करेंगे और इस पूरे मसले के डिटेल 360 डिग्री हम लोग एक पूरा नजरिया देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास से लेकर कानूनों तक और एक संभावित समाधान तक की बातें भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट जरूर बताइएगा, लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हाल की घटनाओं की शुरुआत करते हुए। जैसे कि आपने देखा होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे कुछ जो आए दिन लोग होते हैं, वहाँ के लोग आए दिन वो खबरों में आते ही रहते हैं कि वो सोचने मजबूर कर देते हैं कि आप इंसान बड़ा रह गया है या उसकी भाषा। मिसाल तौर पर कर्नाटका में बेलगावी में हिंदी और कन्नड़ भाषा को लेकर तनाव बढ़ गया है। वहाँ महाराष्ट्र के एक बस ड्राइवर और कथित तौर पर हमला हुआ और प्रो कन्नड़ संगठनों के हिंदुओं के खिलाफ काफी नारे लगाए गए थे, हिंदी भाषा के खिलाफ काफी नारे लगाए गए थे। इकडे येतो, तू गाडी चालवत होता ना, तू गाडी चालवत होता, तुला मी आज सांगतोय प्रेमात। 7 दिन बस में चढ़ के मेरे को मारा और नीचे 30-50 लोग थे, तब ऐसा मेरे ऊपर हमला किया। दूसरी तरफ तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध कोई नई बात तो है नहीं, ये आपसे कोई छुपा भी नहीं है। हाल ही में वहाँ की एक जो सरकार थी, वहाँ की सरकार केंद्र के 3 भाषा फॉर्मूला को ठुकरा दिया था और कहा कि वो हिंदी को थोपना चाह रहे हैं। विरोध में वो उसके बैठ गए। उन्होंने बोला कि ये केंद्र सरकार उनके ऊपर हिंदी थोपना चाह रही है। महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को प्राथमिकता देने की मांग, हिंदी बोलने वालों के खिलाफ कानून जो तनाव था काफी पैदा हो चुका ऑलरेडी वहाँ पे। मुंबई में रहते हुए मराठी ना बोल पाने के कारण डी मार्ट के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लेना है कि नहीं लेना है? तुझे सेविंग देना है, क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? इतना एटीट्यूड से बात मत करो सर, एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा मैं। जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया। वीडियो देखने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्सोवा अध्यक्ष संदेश देसाई ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ डी मार्ट स्टोर का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कर्मचारी की पिटाई कर दी। तो सवाल ये है, क्या ये विवाद अचानक से उभर गया या फिर ये भाषा का मसला नहीं रह गया और इसके पीछे कुछ गहरी सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हैं? जवाब जानने के लिए हम इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में अपने समझते हैं। भारत में जो भाषा है का विवाद जो है आज का नहीं है, बल्कि वो आज़ादी से पहले का भी है। जब 1950 में संविधान बना तो हिंदी की देवनागरी लिपि में संघ आधिकारिक जो भाषा बनाने की बात चली थी। योजना थी कि 15 साल बाद यानी 1965 तक अंग्रेजी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा देश से। लेकिन दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु जो स्टेट है, इसमें जबरदस्त इसका विरोध हुआ था। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी के हिंदी के स्कूल में हिंदी को एक अनिवार्य सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की गई थी, अनिवार्य इसको पढ़ाने की कोशिश की गई थी, तो पेरियार जैसे नेता सड़कों पर उतर गए थे उस वक्त। 1965 में जब हिंदी में एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की बात हुई, तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन भी जागरूक थे उस वक्त। लोगों ने यहाँ तक में आत्मदाह तक कर लिया था। उस समय 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उस वक्त। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाषा की मसला सीमा विवादों से जुड़ा रहता है। ये बेलगाम या इसका दूसरा नाम बेलगावी भी है, ये जो शहर है जो कर्नाटक में है, लेकिन महाराष्ट्र भी उस पर उसका दावा आज दिन उस पर होता रहता है क्योंकि वहाँ मिक्स पॉपुलेशन रहती है। कुछ लोग कन्नड़ बोलने वाले हैं और कुछ वहाँ पे मराठी बोलने वाले हैं, तो सीमा को लेकर विवाद वहाँ बना रहता है। वहाँ कन्नड़ और मराठी के बीच में तनाव पुराना ही है। हिंदी जो है इस तनाव में एक अतिरिक्त लेवल का एक लेवल जोड़ देता है। लेकिन ये क्या विरोध इतना तीखा ही क्यों होता है? चलिए इस कारणों को भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण जो बड़ा नॉर्मल आपको भी समझ में आता हो, पहचान की सवाल।
तमिल, कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाएं इन राज्यों को सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। और जब भी हिंदी को बढ़ावा देने की बात आती है तो स्थानीय लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो संस्कृति है, जो उनका पहचान है, वो धीरे धीरे वो धूमिल हो जाएगा। तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन में हिंदी में उत्तरी वर्चस्व का प्रतीक बना दिया गया था उस वक्त। दूसरा कारण जो लगता है वो सबसे है क्लियर राजनीति। नेताओं ने भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया हर बार। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां हिंदी विरोध तो वोट बैंक के लिए वो बाय डिफॉल्ट रहती हैं और इस टॉपिक को आए दिन भुनाती रहती है। कर्नाटका में प्रो कन्नड़ संगठन और महाराष्ट्र मराठी समर्थक भी यही काम सेम करते हैं, दिन आप देखते ही होंगे। तीसरा कारण जो है आर्थिक असमानता। हिंदी भाषा जो होते हैं, जो एरिया है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के, वो काफी लोग जो रोजगार के लिए साउथ इंडिया माइग्रेट करते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ऐसा लगता है कि बाहरी लोग आके उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनका जो है अर्निंग कम हो रही है, कंपटीशन ज्यादा वो दे रहे हैं, और इसी वक्त चक्कर में लोग का हिंदी भाषा के लिए एक तनाव का प्रतीक बनता जा रहा है। इधर कर्नाटक में काम करता है, कर्नाटक का पैसा खाता है, क्योंकि कर्नाटक गाना नहीं सीखता इधर। अब मैं दिल्ली गए तो पूरा लोग हिंदी में बात करते हैं, कोई गाना नहीं बात करता। अभी आता है, अब बात किया मेरे पास, मैं बोलता थोड़ा सीखना है, वही करना। क्यों इधर आके तुम कैसा कमाते, इधर का लैंग्वेज नहीं, तुम क्यों इधर पैसा कमाते? अच्छा कि यहाँ आ रहे हो, कमा रहे हो, तो यहाँ का फिर इधर नहीं है ना, नहीं बोल रहा, आता है इधर कमाओ, इधर का लैंग्वेज थोड़ा तुम रेस्पेक्ट दो। We are not asking anything. Just try to understand our feelings. In our own state, we are treating as secondary citizen. Kannada people only are treating as secondary citizen. Why should I become a secondary citizen? Because it is my language. Because the division, the states were divided by language. So language is prominent here. He is telling like that. लेकिन सवाल ये है, ये क्या तनाव सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे कुछ दक्षिण राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों नहीं तेलंगाना में आपने कभी आए दिन ना सुना होगा, ना केरला में भी आपने नहीं सुना होगा? तो फिर इसका कारण हम इस तरह समझ सकते हैं कि तेलंगाना और केरला में हिंदी को लेकर कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं दिखता है, ना कोई रिसेंट में आपने ऐसा कोई न्यूज़ भी देखा होगा। इसका सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है, इन राज्यों में अंग्रेजी को सेकेंडरी भाषा के तौर पर मजबूत किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं तेलुगु एक नया जो है और मलयालम अपनी जगह कायम है, लेकिन अंग्रेजी को हिंदी की जरूरत के काम कर रहा है, वो सेकेंडरी की तरह काम कर रहा है उन राज्यों में। दूसरा, इन राज्यों की भाषा को लेकर राजनीतिक उभार तमिलनाडु जितना तीखा नहीं देखा जाता, कभी भी नहीं। तेलंगाना में फोकस जो है वो नया स्टेट बना कर उन्होंने रेडी किया है, तो उसको डेवलपमेंट में, विकास में और इन सब चीज़ों में ही वो ज़्यादा शिक्षा को लेकर ही ज़्यादा वो लगे हुए हैं। सिमिलर केस केरल में है, शिक्षा और साक्षरता की वजह से वहाँ पे भाषा के विवाद को दबा दिया है, मतलब उतना टॉपिक उन लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। तीसरा, केरला राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वालों की आबादी उतनी कंपैरेटिवली जितना आपको कर्नाटका में या फिर तमिलनाडु जैसे जगहों में दिख जाएगा या महाराष्ट्र में जैसा आपको दिख जाएगा, तो तनाव गुंजाइश इसकी वजह से भी कम हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब है क्या बाकी राज्यों में विवाद हमेशा की तरह ऐसा ही होता ही रहेगा, या फिर इसका कोई समाधान भी है? तो इसका समाधान वाकई है और ज़रूरी भी है, लेकिन इसका समस्या जो है उसको हल तलाशने के लिए हमें एक दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना सीखना भी होगा और समझना भी होगा। पहला कदम, शिक्षा में लचीलापन। 3 भाषा फॉर्मूला लागू करना ठीक तो है ऑब्वियसली, लेकिन इसको जबरदस्ती थोपने के बजाय राज्यों के अपनी पसंदीदा तीसरी भाषा चुनने का आज़ादी देनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस बारे में बड़ा डिटेल में बात करनी चाहिए। दूसरा चीज़, सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़, हिंदी भाषी राज्यों में तमिल, कन्नड़, मराठी सिखाने की पहल होनी चाहिए। लोगों के अंदर फॉरेन लैंग्वेज से पहले इंडियन लैंग्वेज सीखने की थोड़ी सी एक चाहत होनी चाहिए ताकि ये एक तरफा ना लगे। तीसरी, आर्थिक बराबरी। अगर हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो रोजगार के अवसर बढ़ने लगे तो लोगों को जो वहाँ जो बार चले पलायन होता है वो कम होने लगेगा बाय डिफॉल्ट, एंड इवन साउथ से लोग यहाँ पे आना स्टार्ट करने लगेंगे, तो इसकी वजह से एक समानता बनी रहेगी और भाषा जो है जोड़ने का जरिया बनेगा, ना कि तोड़ने का। भारत की ताकत उसकी विविधता में है और इसी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच चल रहे विवादों की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये तनाव खत्म हो सकता है? आपको इसका समाधान क्या नज़र आता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल आई डिज़ायर को देखते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।